चलिए भाई, कहां तक बातें हो गई थी लास्ट क्लास में, एक बार बता दीजिए मुझे। ईथर क्लीवेज की बातें चल रही थी और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर दिया था। चलिए आगे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं। दिमाग आपके पास है, चलाइए। नहीं चलता है तो बदल लो। अबे राक्षसों, क्या उठा पटक कर रहे हो? एकदम बढ़िया। तीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गए हैं, जल्दी से सुलटाएंगे। देखिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पूरे ईथर चैप्टर में एक ही केमिकल रिएक्शन है। प्रिपरेशन मेथड उसके दो हैं, एक तो बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन से, एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। और ईथर की केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी ने एक ही दी है और वो है रिएक्शन विद एचएक्स। किसके साथ रिएक्शन? एचएक्स के साथ। या तो एचबीआर आएगा या एचसीएल आएगा। क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। एनसीईआरटी ने भी जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं बढ़िया दिए हैं इसके ऊपर, और मैकेनिज्म भी बढ़िया तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है। बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है तीनों के तीनों, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से अभी तक के। सबसे पहले बताइए, आप बताइए क्या आई माइनस रिएक्शन कर सकता है? नहीं, आई माइनस रिएक्शन नहीं कर सकता। ईथर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है जब तक कि वो ना हो जाए। तो बताइए क्या यहां पर प्रोटोनेशन हो सकता है? यस। तो सबसे पहले ये H प्लस इसको बोल देगा गिव मी और लोन पेयर, साथ के साथ छुलटाते चल लेंगे भाई। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया तो आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर शेयर कर दिया तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? ऑक्सोनियम आयन की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? ऑक्सोनियम आयन की। ये हमारे सामने आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर रहेगा CH2 और यहां पर रहेगा CH3। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सोनियम आयन। ये हमारे सामने बनकर आ जाता है ऑक्सोनियम आयन। चलिए अब बताइए, ये कार्बन मैं बोल देता हूं अल्फा और ये कार्बन क्या बोल देता हूं? अल्फा डैश। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उसे हम अल्फा और उससे बाजू वाले को बीटा और फिर गामा डेल्टा ऐसे बात करते हैं। तो ये दोनों साइड जुड़ा हुआ है तो अल्फा अल्फा डैश बोल दिया है मैंने। अब आप बताइए, आप जानते हैं ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा ही तोड़ेगा, या तो अल्फा और कार्बन के बीच में टूटेगा, सॉरी ऑक्सीजन के बीच में, या फिर अल्फा डैश कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में टूटेगा। इन दोनों बॉन्ड में से कोई बॉन्ड ऑक्सीजन अपना तोड़ेगा। अगर यहां से तोड़ा, पहले आप SN1 चेक करें। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन फास्ट होती है। किससे? SN2 से। पता चला हम SN2 देखते रहे और रिएक्शन कहां से निकल गई? SN1 से। तो पहले अगर अपन यहां से बॉन्ड खुद ही तोड़ दें तो कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा? प्राइमरी। नहीं बनाना है। इधर से तोड़ दें तो कैसा बनेगा? प्राइमरी। नहीं बनाना है। अब आप बोलोगे सर रीअरेंज होकर 3 डिग्री बन जाएगा। रीअरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। पहला केटाइन हमेशा RDS होता है। तो रीअरेंजमेंट के बाद की कहानियां नहीं देखी जाती हैं रिएक्शन के अंदर। तो सर इसमें तो किसी भी साइड से नहीं बन रहा है, 3 डिग्री या मोर स्टेबल। याद है ना, 3 डिग्री या मोर स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन SN1, अदरवाइज रिएक्शन को कहां से ले जाएंगे? SN2। यानी कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। रिएक्शन कहां से जाएगी? SN2 से। अब बताइए SN2 में एक ही काम चलता है कि इसको कहां से डर लगता है? हिंड्रेंस। या तो अल्फा पर अटैक करेगा या अल्फा डैश पर अटैक करेगा। तुम बताइए कहां पर अटैक करे? अल्फा पर करे या अल्फा डैश पर? देखिए अल्फा पर हिंड्रेंस दोनों में क्या है? सेम। यानी कि यहाँ अल्फा और अल्फा डैश पर हिंड्रेंस क्या है? सेम। लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ बीटा डैश पर क्या आ गई है? ब्रांचिंग।
और यहां पर बीटा पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, अभी फंडा अप्लीकेबल SN2 वाला। अल्फा या बीटा पर ब्रांचिंग के बढ़ने से SN2 का रेट कम हो जाता है। तो बताइए ये वाली पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव है, अल्फा डैश वाली या अल्फा वाली? अल्फा वाली। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये वाला बॉन्ड टूटेगा खटैक। देखिए लिविंग ग्रुप, देखिए पहले लिविंग ग्रुप क्या बनकर निकलेगा हमारे सामने। ये बाहर निकल गया है पूरा का पूरा क्या? लिविंग ग्रुप। ये देखिए अल्कोहल, यहां से ये पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया है। साथ में हमारे सामने क्या बनकर आ जाएगा? CH3 CH2I। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। एक इक्विवेलेंट दिया हुआ, एक्सेस में नहीं दिया हुआ, हम यहीं पर रुक जाएंगे। अगर एक्सेस में देता तो रिएक्शन को हम आगे भी सुलटा देते, इस OH को भी आगे सुलटा देते हम। आएगा, एक्सेस की परेशानी लेने की जरूरत नहीं। नीचे वाले क्वेश्चन पर आपके क्या ख्याल आते हैं? SN1 करवाओगे या SN2? पहले ऊपर वाले से रिएक्शन करवा दे, फिर एक्सेस में भी सुलटा देंगे। ये रहेगा हमारे सामने प्लस और ये क्या रहेगा? माइनस। I माइनस डायरेक्ट रिएक्शन कर सकता है? नहीं। ईथर सीधा न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो बताइए पहले यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। ये केवल आपको ये बताता है कि किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, अटैक बटैक नहीं बताता है। बहुत सारे लोग बाहर आके बोलते हैं कि सर इसका मतलब इसने इस पर अटैक किया। नहीं, दिस रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की ऑक्सीजन ने H प्लस को अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। अगर ऐसा किया है तो बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये हमारे सामने बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन। क्या बन जाएगा? ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाएगी। अगर ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन हमारे सामने हो गई है तो बताइए अब क्या ख्यालात है आपके? ये ऑक्सोनियम आयन टूटेगा या तो SN1 से टूटेगा या SN2 से। मान लीजिए ये मैंने बोल दिया है अल्फा और ये क्या बोल दिया है? अल्फा डैश। तो ये कार्बन है अल्फा और ये कार्बन क्या है? अल्फा डैश, जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। अगर ये वाला बॉन्ड खुद से तोड़ोगे, मिथाइल कार्बोकेटायन, गलती नहीं पाप है, प्राइमरी हम कभी भी नहीं बनाते हैं और इसमें सेकेंडरी भी नहीं बनाना है। अगर यहां से तोड़ेंगे तो कैसा बनेगा? 3 डिग्री। अब देखो उधर से SN2 भी बेहतरीन होगा क्योंकि मिथाइल के केस में कोई हिंड्रेंस नहीं है, और यहां से SN1 भी बेहतरीन होगा। क्यों? 3 डिग्री बन रहा है। 3 डिग्री या मोर स्टेबल बने तो रिएक्शन कहां से निकलेगी? SN1 से। दोनों के चांसेस बढ़िया हैं, लेकिन SN1 फास्ट होता है। किससे? SN2 से। तो रिएक्शन कहां से प्रोसीड करेगी? SN1 से। यानी कि ये पहले अपना बॉन्ड तोड़कर यहां से निकलेगा। रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN1 मैकेनिज्म। देखिए जितना मैं बोर्ड पर लिखता हूं ना, कम से कम उतना तो राक्षसों तुम पूरा लिखा करो। जितना मैं बोर्ड पर लिखता हूं उतना लिखा करो। कुछ लोग क्या करते हैं? सीधे आंसर लिख लेते हैं। रिवीजन के टाइम पर पागल हो जाओगे। जब पूरा लिखा होगा तो टेंशन ही नहीं होगी तुम्हें। ये एरो वगैरह सब बनाया करो ताकि आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। जब भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, एक बार नोटबुक देखेगा, समझ में आ जाएगा। और मेरे से भी कम लिखेगा तो कद्दू समझ नहीं आएगा, बाद में परेशान हो जाएगा। ये हमारे सामने कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहां पर कौन आएगा? CH3 सॉरी OH। ये आ गया है? यस। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछिए इससे, करना चाहेगा क्या? दूसरा काम, कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? I माइनस। ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। तो ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? पिछले 8 से 9 दिन से यही कहानी चल रही है हमारे सामने। अटैक SN1 या SN2, कोई कहानी बदली ही नहीं। याद कीजिए GOC में हर दिन नई कहानी, आइसोमेरिज्म में हर दिन नई कहानी, यहां पर कोई नई कहानी है ही नहीं। वही या तो SN1 होगा या SN2 होगा। वही बात एक बार बोल रहा हूं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बनाना तो नहीं बनाना। चलिए नीचे क्या दिया हुआ है? एक्सेस। तो देखिए पहले वाले प्रोडक्ट में कोई चेंज आएगा नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन जो CH3OH आपके सामने है उसको घर तक छोड़ के आएगा। HI बोलेगा इस बार मैं किस में हूं? एक्सेस में। तुम चलो मैं इसको घर तक छोड़ के आता हूं। तो वापिस से HI क्या करेगा? रिएक्शन। बताइए OH I माइनस के साथ रिएक्शन कर सकता है क्या? नहीं। OH माइनस SN1 और SN2 में बाहर नहीं निकलता है। OH माइनस नहीं निकलता, H2O बाहर निकलता है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले यहां पर क्या होगा? प्रोटोनेशन। बोलेगा इसको कि गिव मी और लोन पेयर, और अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया है तो फिर आगे की कहानी आप जानते हैं। OH2 प्लस क्या बन चुका है? लिविंग ग्रुप। क्या बन चुका है? लिविंग ग्रुप। ये भी संस्कारी लिविंग ग्रुप है। कोई भी लिविंग ग्रुप प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो रिएक्शन यहां कहां से प्रोसीड करेगी? आगे SN2 से। यानी कि कौन रिएक्शन करने के लिए आएगा? I माइनस। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। दिस रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म।
तो यहां पर CH3I रहेगा और टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड रहेगा। ये इस रिएक्शन के क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो बता दीजिए। अगर एक्सेस में दिया हुआ है तो इस OH पर फर्दर रिएक्शन हो जाएगी। यहां तक तो एग्जैक्टली सेम चलेगा, बस फर्दर रिएक्शन हो जाएगी। हर OH को हम लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। कौन से कार्बन पर लगे हुए को करते हैं? sp3 पर। sp2 पर अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो ना SN1 देगा और ना ही SN2 देगा। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। एक होता है जूते का सोल और एक होता है एनिसोल। एनिसोल की रिएक्शन करवाई गई है हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI या HI एक्सेस, इन दोनों का मतलब सेम होता है। हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI दे दे या HI एक्सेस दे दे, एक ही बात है। यानी कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड को HI एक्सेस मानकर ही आपको रिएक्शन करवाना है, लेकिन यहां पर कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। एक इक्विवेलेंट दे देता तो भी आंसर वही आएगा और एक्सेस दे देगा तो भी आंसर वही आएगा। सोल्व करो एक बार। कौन से ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन करवाओगे? इस वाले पर या उस वाले पर? बीच वाले में, रिंग वाले ऑक्सीजन पर। कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। बताइए सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन। तो यहां पर HI है प्लस में और माइनस में, ये बोल देगा इसको गिव मी और लोन पेयर। दोनों में रिएक्शन कंडीशन क्या माननी है? सेम। फिर से सुन ले, हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI दे दे या HI एक्सेस दे दे, एक ही बात है। क्लियर? तो अगर यहां पर प्रोटोनेशन हो गया तो बताइए कैसा चार्ज आ जाएगा? अगर प्रोटोनेशन हो गया तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता ही आप जानते हैं ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा, या तो इधर वाले कार्बन से या उधर वाले कार्बन से। आप बताइए किधर से तोड़े? इसके बारे में तो सोचने का भी नहीं। ना ये SN1 से टूटेगा ना ये SN2 से, क्योंकि आप जानते हैं ना इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। sp2 ना SN1 देता है ना SN2 देता है, तो यहां से ये बॉन्ड तोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं। तो सर फिर ऑप्शन यही बच गया हमारे पास। तो अगर यही ऑप्शन बचा है तो मिथाइल कार्बोकेटाइन तो बनाने का पाप मैं भी नहीं करूंगा। तो फिर रिएक्शन को कहां से ले जाएंगे? SN2 से। ये आ जाएगा I-, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा खटैक, पूरा फिनोल यहां से बाहर निकलेगा। अगर फिनोल यहां से बाहर निकला तो ये हमारे सामने आ गया फिनोल, साथ में क्या बन जाएगा? मिथाइल आयोडाइड। क्या बन जाएगा? मिथाइल आयोडाइड। बताइए अब क्या ख्याल आता है? एक्सेस में दिया हुआ, आगे ले जाऊं क्या? क्या इस OH को मैं लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर पाऊंगा? मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था अल्कोहल चैप्टर के अंदर, कन्वर्जन ऑफ OH इनटू लिविंग ग्रुप। अगर आपने इसको प्रोटोनेट कर भी दिया तो ना वो SN1 से हटेगा ना वो SN2 से हटेगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो रिएक्शन हमारी यहीं पर रुक जाएगी, भले HI एक्सेस में दिया हो, और वो आपसे कुछ ना कुछ करके इसको तुड़वाएगा, कुछ ना कुछ करके आपसे इसको तुड़वाएगा कि तू इसको तोड़ दे। अगर तूने इसको तोड़ दिया तो तेरी फाइल सुलटेगी, कोई तुझे बचाने वाला नहीं है। जल्दी से छापिए, आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में अगर आप पढ़ के जाओगे ना, जो पोर्शन आ रहा है अगर आप पढ़ कर गए कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और बिना पढ़े गए सुलटोगे। ये अपने दिमाग में उतार ले। समझ में आना और समय पर याद आना बहुत अलग चीज है। क्लास में बैठकर हर एक बच्चे को समझ में आता है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में याद किसी किसी को ही आता है, जिसका प्रॉपर रिवीजन होता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा होती है। 80-20 के रेशो में जो प्रैक्टिस करता है उसी को ही समझ में आएगा। आपने देखा होगा मॉड्यूल सोल्व करने की कोशिश की होगी, बहुत बाल्टी भर भर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए तुम्हें समझ में नहीं आएगी पूछ क्या रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी पर मात्र एक क्वेश्चन है, Cl- Br- I-, खत्म पूरी न्यूक्लियोफिलिसिटी। और आप देखिए अपन ने कितने न्यूक्लियोफिलिसिटी पर बातें की है, एक एक आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश की गई है। सुलटा दिया क्या? अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए ये सारे एनसीईआरटी के। जिसके पास एनसीईआरटी वो चेक कर सकता है, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी के अलावा कोई क्वेश्चन ले भी नहीं रहा, क्योंकि एनसीईआरटी भी हल्की चीज नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म कतई हल्का नहीं है। जीओसी में उसने कुछ लिखा ही नहीं तो अपने मन से कुछ भी पढ़ाओ, और उसने आलतू फालतू कोई पूछा भी नहीं और पूछेगा जब होगा भी नहीं, जैसे पायरोल में पूछा था उसने एक बार। लीजिए सुलटाइए इसको।
सुलटाई सुलटाई क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके सामने, फ्री नहीं बैठने का, टाइम बहुत कम बचा अपने पास। किसकी पैरा पोजीशन? नहीं लगेगा, नहीं लगा के देख। ऐसा नहीं यार की बात कर रहा है क्या? वो एराइल हैलाइड में होता है बेटा, फिनोल के केस में नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन दो आ चुके हैं, सुलटाइए जल्दी से। ये लीजिए तीसरा क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस एडवांस में भी आपको मिले हुए हैं। ईथर क्लीवेज के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर भी क्वेश्चन दिए हैं। रिएक्शन करवाई गई है HI के साथ। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसा क्वेश्चन एम्स 2018 में आया था भाई एक बार। कुछ भी कर सकता है, उसके पास कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग पता क्या लड़ लेते हैं कि बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं तोड़ना, बेंजीन, अब ऐसा कुछ नहीं बोलना है। ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये टूट जाता PCl5 में। रटने की कोशिश नहीं करना, हमें पता है इसको हम लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकते प्रोटोनेट करके, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं लिखा आएगा कि बेंजीन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटता है। अगर असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन भी आया कि दिस डजंट रिएक्ट विद HI, हम क्या बोलेंगे? बिकॉज OH कांट बी कन्वर्टेड इनटू लिविंग ग्रुप। आपने प्रोटोनेशन कर भी दिया तो sp2 कार्बन पर है, ना SN1 से हटेगा ना SN2 से हटेगा। SN1 और SN2 सैचुरेटेड कार्बन की रिएक्शंस हैं, sp3 कार्बन की रिएक्शंस हैं। सुलटा दिया है क्या? बताइए इसमें क्या होने वाला है? प्रोटोनेशन होगा, बिल्कुल। बिना प्रोटोनेशन के तो रिएक्शन आगे बढ़ने का ही नहीं है। अगर यहां पर हमारे सामने प्रोटोनेशन हुआ तो बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है ऑक्सोनियम आयन का बनना। अब आपको डिसाइड करना है रिएक्शन कहां से लेकर जाओगे। देखिए, या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा ऑक्सीजन, क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज खत्म करना, इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, या इधर वाला बॉन्ड तोड़ेगा। ये वाले के बारे में सोचने का भी नहीं। SN1 से तोड़ोगे फिनाइल कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते, SN2 से बेंजीन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, खत्म हो गई है कहानी। दूसरी बात, अब कौन सा टूट सकता है? ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, और मेरे हिसाब से आप इसको SN1 से तोड़ सकते हो। क्यों सर? प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अरे प्राइमरी से दिक्कत नहीं है अपने को, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा। क्या बनेगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तूने शायद पढ़ा नहीं उसको, 3 डिग्री और मोर स्टेबल, मतलब रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल जाए तो उस केस में आपको वो कार्बोकेटाइन बना देना है। तो यहां पर बड़ी आसानी से ये कार्बोकेटाइन हमारे सामने बन जाएगा। साथ में कौन बनकर आएगा? फिनोल। आप बताइए, फिनोल पर फर्दर एसिड का कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। उस OH को हम लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर बताइए, कार्बोकेटाइन का पहला काम, कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। पूछे इससे रीअरेंज करना चाहता है क्या? ये रीअरेंज नहीं करेगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस। दूसरा काम बताइए, कंबाइन विद न्यूक्लियर, हु इज द न्यूक्लियोफाइल? I-, ये करेगा अटैक, और बॉन्ड बनेगा भाई लोगों खटैक। So this will be the product of this chemical reaction. यहां OH और यहां I मिलेगा। प्लीज इस OH को मत हटा देना प्रोटोनेट करके, इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता है? HBr एक्सेस में दिया हुआ है। HBr किस में दिया हुआ है? एक्सेस में। कुछ लोगों ने आधी रिएक्शन लिखकर बैठ गए हैं वो लोग। एक्सेस में दिया हुआ HBr, किस में दिया हुआ है? एक्सेस में। बताइए, क्या डायरेक्ट Br- रिएक्शन कर सकता है? डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल यहां रिएक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि ईथर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। ईथर हाईली अनरिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है। कभी भी OH-, RO-, SN1 या SN2 में बाहर नहीं आते हैं। या तो OH आएगा, OH वाटर बनकर, और आपका ROH आएगा क्या बनकर? सॉरी, OR क्या बनकर आएगा? ROH। OR को पहले प्रोटोनेट करना पड़ेगा, RO- मत बना देना उसको। बताइए क्या होगा सबसे पहले? प्रोटोनेशन। अगर आपने प्रोटोनेशन करवाया तो बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये हमारे सामने बन चुका है ऑक्सोनियम आयन। आप बताइए क्या किया जाए? इसको अल्फा बोल दूं, इसको अल्फा डैश बोल दूं? यस। कहां से लेकर जाऊं रिएक्शन को? आप जानते हैं कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, या तो ये वाला टूटेगा या फिर ये वाला टूटेगा, कोई ना कोई तो टूटेगा ही टूटेगा। कौन सा बॉन्ड को तोड़ू? मेरे हिसाब से ये तोड़ देते हैं, क्योंकि SN1 से चली जाएगी रिएक्शन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या? यस। तो ये वाला स्टेप जो हमारा SN1 से प्रोसीड करेगा, ये देखो इस बॉन्ड के दो
इलेक्ट्रॉन किस पर आएंगे, ऑक्सीजन पर, बिकॉज लिविंग ग्रुप ऑलवेज लिव विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सामने कुछ ऐसा बनकर आएगा, यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर बन जाएगा भाई लोगों कार्बोकेटाइन, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट आप बताइए क्या होने वाला है। कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, पूछो इससे रीअरेंज करेगा क्या। दूसरा काम कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक, तो यहां पर रहेगा OH और यहां पर हमारे सामने क्या आ जाएगा Br। बताइए रिएक्शन यही रुकेगी आगे चलेगी। ये OH तो sp3 कार्बन पर है, इसको तो घर तक छोड़ के आ सकते हैं हम, ये तो किस पर था, sp2 पर था, लेकिन ये तो sp3 पर है, लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर HBr ने यहां पर रिएक्शन किया तो आप जानते हैं पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन। H प्लस बोलेगा पहले मैं जाता हूं इससे लोन पेयर मांगता हूं, क्या मांगता हूं, लोन पेयर। ये इसको बोल देगा गिव मी योर लोन पेयर, और क्या ये इसको मना कर पाएगा, नहीं। अब देखना उसका नुकसान इसको झेलना पड़ेगा। तुरंत जैसे ही इसने अपना लोन पेयर दिया, किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, लिविंग ग्रुप के अंदर। OH2 प्लस बन गया कि नहीं बन गया, और OH2 प्लस भी संस्कारी है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन मत बना देना भाई लोगों, प्राइमरी कार्बोकेटाइन मत बना देना, गर्दन तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी अगर ऐसी गलती की तो रिएक्शन कौन सी होगी, SN2, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। फाइनली आपके सामने ये प्रोडक्ट मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। ये मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस है, एक ही लाइन पर पूरा ईथर क्लीवेज चल रहा है। 3 डिग्री और मोर स्टेबल SN1, अदरवाइज SN2, और SN2 में आपको अटैक वहां करवाना है जहां पर हिंड्रेंस कम होगा। बोला था ना, बोला था आपको कि SN2 रिएक्शंस आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हिंड्रेंस। ये एक क्वेश्चन आपके सामने और है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, जितनी तारीफ की जाए एग्जामिनर की उतनी कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते, ये रट लेते हैं कि बेंजीन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं तोड़ना है। बेंजीन से कोई लेना देना नहीं है हमारा, हम हर OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। बता पाएंगे इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट हमारे सामने बनेगा, मिथाइल आयोडाइड और विनाइल एल्कोहल। लेकिन अफसोस उसने विनाइल एल्कोहल ऑप्शन में नहीं दिया कहीं। बच्चे ने सोल्व किया, बहुत अच्छे सोल्व किया, आप भी सही पहुंच गए, लेकिन उसने ऑप्शन ऐसे सेट किए कि बच्चे को आंसर मैच नहीं किया। बताइए सबसे पहले क्या यहां पर प्रोटोनेशन होगा, यस। अगर इसने इससे लोन पेयर मांग लिया तो ये मना नहीं कर पाएगा, और मना नहीं कर पाएगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये हमारे सामने बनेगा। आप जानते हो ऑक्सीजन या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, मैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दिखाता हूं ऐसे ताकि आपको पता चले, या ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। देखिए ये वाला बॉन्ड ना SN1 से टूटेगा ना SN2 से टूटेगा। क्यों, क्योंकि sp2 कार्बन से, कितनी बार बताया है, क्योंकि यहां पर आप अच्छे से जानते हैं बहुत सारे रीजन दिए थे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पता नहीं क्या क्या रीजन आए थे। तो sp2 कार्बन का बॉन्ड हमें नहीं तोड़ना है SN1 और SN2 से। ये बॉन्ड टूट सकता है सर, क्या इसको SN1 से तोड़ दूं, ऐसे नहीं सर, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, कैसी बात कर रहे हो, पाप हो जाएगा ये तो, क्या हो जाएगा, पाप। तो फिर रिएक्शन को कहां से ले जाऊंगा, SN2 से। ये करेगा इसके ऊपर अटैक, फिर ये बॉन्ड टूटेगा खटैक ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर ऐसा हमारे सामने तो ये हमारे सामने बन जाएगा OH, बिल्कुल सही है। और यहां पर कौन बन जाएगा, CH3I। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया विच मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। यहां तक काफी लोगों ने सोच लिया, लेकिन दोस्तों अफसोस इनमें से कोई आंसर उसने दिया नहीं था, ये वाला पर्टिकुलरली, क्योंकि आप शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। ये है इनोल, और ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म करके किस में चला जाएगा, कीटो फॉर्म में। बच्चा पढ़कर गया था तबियत से ईथर क्लीवेज को, और उसको पता चला कि यार इसमें एल्डिहाइड कीटोन तो बनते ही नहीं है। अबे इनोल टोटोमराइज हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर लगा हुआ OH कभी भी CO बन सकता है। बोला था मैंने जब टोटोमेरिज्म पढ़ाया था। तो ये इनोल फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है, कीटो। यहां से सोच H हटा ले, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा ये इनोल के अंदर। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, तो ये मत रटो कि बेंजीन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूट सकता। sp2 कार्बन पर अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो ना वो SN1 से हट सकता है, ना वो SN2 से हट सकता है, सीधी सी बात। एक्सेस में दो या कहीं भी दो, अब इस पर तुम कितना भी एसिड डाल दो बाल्टी भर के, इसका कुछ भी नहीं होगा। इसका डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है, एल्कोहल में होता है डिहाइड्रेशन, फिनोल का डिहाइड्रेशन नहीं होता है। टाइम में भी तुमने बाल्टी भर भर के रायता फैला रखा है।
रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे डिसाइड करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगर तुमने ये सुना है बहुत गलत सुना है, भाग्यशाली रहे हैं आप। लीजिए क्वेश्चन, आंसर तक पहुंचने के लिए कुछ भी किया जाता है, आंसर तक पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बात एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी कुछ लिखता है और आप कुछ लिखते हैं तो आप कभी भी फैलाए जा सकते हैं। देखिए रह रह कर आएंगे क्वेश्चंस, तो जीओसी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते बेटा। तुम कई बार बोलते हो सर आपकी नोटबुक से तो क्वेश्चन नहीं आया, मैं तो पहले बोलता हूं नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नया नहीं होगा। नोटबुक से आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, और आएगा तो एग्जैक्टली आएगा एज इट इज, कार्बन भी चेंज नहीं करेगा। क्योंकि जहां से मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर उसने भी वही बुक उठाई और वहीं से पेपर बना दिया तो एज इट इज मैच करेंगे, लेकिन इसकी गारंटी मैं कोई नहीं लेता हूं। बताइए आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है क्या, और HI में दे दूंगा तो प्रोडक्ट चेंज होंगे कि यही रहेंगे? समझ में आया कुछ? इस बार sp3 पर होते हुए भी OH को नहीं हटा पाएंगे। कारण यस, ब्रेड्स रूल, ब्रिज हेड पोजीशन पर है तो ना SN1 होगा और ना SN2 होगा। ये होता है थोड़ा क्वेश्चन हटके, ब्रेड्स रूल की एप्लीकेशन बार बार पूछता है वो। तो बताइए सबसे पहले क्या यहां पर प्रोटोनेशन करवा दें? यस, तो यहां पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये है प्लस ये है माइनस। अगर प्रोटोनेशन हुआ, थोड़े से अपने जज्बातों को कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे? कंट्रोल। अगर प्रोटोनेशन हुआ तो बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? ऑक्सोनियम आयन की। यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये तो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा या ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, तो कौन सा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ोगे? मेरे हिसाब से तुम्हें ये नहीं तोड़ना चाहिए, ना SN1 से ना SN2 से। देखिए SN2 डिग्री है पीछे, क्या है? 3 डिग्री, बैक साइड अटैक इज नॉट फिजिबल। और SN1 सोचना भी मत यहां पर कार्बोकेटाइन के बारे में। तो रिएक्शन प्योरली कहां से आगे बढ़ेगी? SN कहां से? SN2 से। कैसे होगी? ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इधर खटैक, तो ये हमारे सामने प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए 3 डिग्री बन रहा था कार्बोकेटाइन, लेकिन फिर भी हमने नहीं बनाया, क्योंकि कई बार डिग्री के चक्कर में फाइल उलट जाती है। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब आ सकता है कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, क्वेश्चन एज इट इज आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए खुद की प्रैक्टिस के लिए, आसान आसान क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। अब मेरे को लगता है टफ तो आप खुद ही कर लेंगे। ये लीजिए, रूम वर्क, होमवर्क का कोई मतलब नहीं है। मैं तेरे को बताऊंगा क्या खाली है क्या खाली नहीं, राक्षस। पीजी पीजी पूछा क्या तूने? रुक थोड़ी देर बेटा, मैं बताता हूं तेरे को। आखिरी टाइम चल रहा है, 1% भी सीरियस नहीं है, कहीं से उधारी ले लो सीरियसनेस कुछ दिन के लिए। लीजिए, ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं होमवर्क, सॉरी रूम वर्क। घर पे चले गए तो वापस कौन लौट के आएगा? एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर तो मास्टर को शकल ना दिखाई कि तू तू कौन, तेरे से डाउट पूछा था तू भग गया था उस दिन। चलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं रूम वर्क, खुद से ट्राई करेंगे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चंस आपके सामने है, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। जो बातें अगर आपको समझ में आई होंगी तो कर लेंगे, और अगर आपने ऐसे ही आलतू फालतू की कोशिश की है तो ये क्वेश्चंस आपसे क्लियर कर देंगे क्वेश्चंस, क्योंकि उसका एक ही बात पर फोकस रहेगा कि वो आपसे कुछ ना कुछ करके OH वाला बॉन्ड तुड़वा देगा। जब OH कहां पर होगा? डबल बॉन्ड वाले, और ये गलती आपको नहीं करनी है।
सो इट वाज ऑल अबाउट ईथर क्लीवेज। ये सारी कहानी किसके बारे में है? ईथर क्लीवेज के बारे में है सारी की सारी कहानी। अब एनसीईआरटी ने तो वो रिएक्शन नहीं दी है, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग उसको बोलते हैं, लेकिन अपने ग्लांस में मॉड्यूल में क्वेश्चन होते हैं, माइनर मेजर में भी आ जाते हैं, अंदर भी क्वेश्चंस आए हैं। तो हल्की सी रिएक्शन है, कोई भारी रिएक्शन नहीं है, हम उसको भी डील करेंगे, दैट इज इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। इपॉक्साइड फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं जब आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, पर ऑक्सी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कुछ याद आया? पर ऑक्सी एसिड पे तुम्हारा सिलेक्शन और भी टफ हो जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, कितना भी पढ़ दो टाइम पर याद ही नहीं आता है। ये एज के साइड इफेक्ट है, यही मोटिवेशन है, नेगेटिव ट्रू मोटिवेशन होता है। सुलटा दिया है क्या? चलिए नेक्स्ट पर हेडिंग लगा दीजिए, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बन सकता है, भले एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन बने हैं एग्जामिनेशंस के अंदर और पर बात करती है। एनसीईआरटी ने उसने नहीं लिखा है, दो ही तो रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे सामने है इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। क्या किसे बोलते हैं इपॉक्साइड? इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग के बारे में बात करेंगे। साइक्लिक ईथर मत, साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड नहीं होता है, कुछ भी बोल देते हो। 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर और उसमें ऑक्सीजन रिंग का हिस्सा बनना चाहिए। जैसे इस टाइप के जो ईथर्स रहते हैं, इस टाइप के जो ईथर्स रहते हैं बेटा, इन्हें हम इपॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड हमारे सामने कहलाता है। इसमें कुछ शानदार बातें आपको यहां पर सीखने को मिलेंगी। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की पहचान करना चाहते हो, इस बार एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कितने इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि बाल्टी भर के इलेक्ट्रोफाइल्स लिखे होंगे, उसमें आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स कितने हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं। और ऐसा नहीं होगा कि आप वहां पर देखो इलेक्ट्रॉन लविंग इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, नहीं पहचान पाओगे। जितनी भी रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं, अगर कहीं भी उसने ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है। किसी के पास लिविंग ग्रुप है, या फिर अगर अपन बात करना चाहें किसी के पास सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है रिएक्शन में, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? कैसे है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, प्रोटोनेशन करने के बाद की बात नहीं है। ये क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? और क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? और क्या ये हमारे सामने जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है? और क्या ये जो हमारे सामने है, ये इनमें से कितने इलेक्ट्रोफाइल आपको नजर आते हैं? सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स नजर आते हैं, कद्दू सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ये दोनों केवल हमारे सामने क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स को आप नहीं पहचान पाओगे। जैसे O3 हमारे सामने, ओजोन इलेक्ट्रोफाइल होता है कि नहीं होता है? O3 वीक इलेक्ट्रोफाइल है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है? वीक। बेटा इतना खतरनाक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है इसका कि बेंजीन का एरोमेटिक नेचर खा जाता है। ये किसका? बेंजीन। बेंजीन EAR रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन ओजोनोलाइसिस देता है। हवाबाजी में सुलटाते रहते हो, टाइम आने पर बात की जाएगी। देखिए ध्यान से सुनना, इनके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होने का कारण बाद में समझाऊंगा। पहले मैं बताता हूं, ये जो आपके सामने है ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। ईथर नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल के साथ है, जब तक कि यहां पॉजिटिव चार्ज ना आ जाए। देखिए पॉजिटिव चार्ज आने के बाद तो कहानी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वो लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अभी न्यूट्रल स्टेज में अगर आप इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये कार्बन अल्फा है, इसको भी अल्फा बोल दूं क्या? दोनों एक जैसे एग्जैक्टली। आपने ऐसा लगे कि सर यहां करवा दूं मैं अटैक और ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं खटैक, अगर तूने ऐसा कर दिया तो तेरे जीवन में बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल को लगा दे और यहां पर किसको बना दे? O-, ऐसा हो नहीं सकता है। ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता है अनटिल और अनलेस इस पर प्रोटोनेशन ना हो जाए। इसी प्रकार से अगर आपने इसके भी किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाई है तो आपसे जिंदगी की बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और आपने सोचा ये बॉन्ड टूट जाए, खटैक। क्योंकि बाहर देखो आपने क्या निकाला है? RO-। क्या निकाला है? RO-। और RO- अगर आपको याद हो तो ना SN1 से आता है ना SN2 से आता है।
अगर आपने यहां पर ये लगा दिया और बाहर किसको निकाल दिया है, RO माइनस को, ये नहीं हो सकता है। लेकिन ऊपर वाले दोनों रिएक्शन करते हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, ये वाले जो ईथर्स हैं, इवन दे डोंट रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। कुछ याद आ रहा है? दे डोंट रिएजेंट, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलता किसी भी हालात में। RO माइनस ना SN1 में बाहर निकलता है ना SN2 में। प्रोटोनेशन हो जाता है तो ROH बनकर निकलता है, RO माइनस नहीं निकलता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन सर फिर आपने इनको इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों बोला? क्या ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे? जी हां, दे विल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। उनके पीछे कारण अलग है। हालांकि ओपन ईथर जो आपका होता है वो कभी रिएक्शन नहीं करेगा। 5 वाली रिंग का, 6 वाली रिंग का कभी रिएक्शन नहीं करेगा। 3 की और 4 वाला रिएक्शन कर लेता है, उसके पीछे कारण अलग है, उसकी मजबूरी कुछ अलग है। जरा समझो, ये कंपाउंड थोड़ा परेशान है। क्या है? परेशान। और ये आपको बोल रहा है कि मैं बहुत परेशान हूं, और इसकी परेशानी का कारण है एंगल स्ट्रेन। इसकी परेशानी का कारण है एंगल स्ट्रेन। बताइए जरा, यहां पर इस कार्बन के अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछूं sp3, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए जरा sp3, इस ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए जरा sp3, और sp3 के हिसाब से बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए था? 109 के आसपास होना चाहिए था। एक भी बॉन्ड एंगल नहीं है बेचारे के पास 109 का। बताइए यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो यहां पर एंगल स्ट्रेन लगभग कितना आ गया? 49। आया कि नहीं आया? बताओ, ये बॉन्ड एंगल भी कितने का है? 60 डिग्री। एंगल स्ट्रेन ऑलमोस्ट कितने का है? 49। यहां पर भी बॉन्ड एंगल कितने का है? 60 डिग्री। लगभग बॉन्ड एंगल, सॉरी, एंगल स्ट्रेन कितने का है? 49। अगर अपन 50 अप्रोक्सीमेट कर लेना तो लगभग 150 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है मॉलिक्यूल के अंदर, पगलाया हुआ एंगल स्ट्रेन से। इसीलिए ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ये विदाउट प्रोटोनेशन भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर लेता है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर लेता है तो फिर ये खुद क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। जिस तरीके से तुम इलेक्ट्रोफाइल्स को देखते हो ना, तुम्हें ये कभी समझ में नहीं आएंगे। मैंने आपको पहले बोला था, इलेक्ट्रोफाइल इज एनी स्पीसीज व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी होगी। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी होगी, यानी कि विच विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये जो आपकी 3 मेंबर्ड रिंग है, इसमें मैं बताता हूं इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सी होती है। इलेक्ट्रोफिलिक साइट जो आपकी होंगी वो होंगी कार्बन। कौन से? ये ही होगा, या तो ये अल्फा वाला होगा और क्या ये वाला होगा। अभी दोनों सेम है तो ये लिख दिए। ये वाली जो साइट्स हमारे सामने है, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स। ये कौन सी साइट्स हैं? इलेक्ट्रोफिलिक साइट। यानी कि यहां पर कौन अटैक कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये रिंग खुलेगी। रिंग के खुलने का कारण क्या है? रिंग के खुलने का कारण है एंगल स्ट्रेन। क्या कारण है? एंगल स्ट्रेन। अब रिंग कहां से खुलेगी? या तो यहां पर अटैक करके कोई न्यूक्लियोफाइल इस रिंग को ओपन कर दे, या यहां पर अटैक करके, या ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर तो सोचना भी मत, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2-2 लोन पेयर हैं। यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। तो या तो इस अल्फा कार्बन पर करेगा या इस अल्फा कार्बन पर करेगा। कौन से पर होगा वो सारी बातें हमें मैकेनिज्म में रिएक्शन के थ्रू समझ में आएंगी। लेकिन अभी हमें इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर समझ में आया है। 4 मेंबर्ड रिंग में भी कुछ ना कुछ एंगल स्ट्रेन होती है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। लेकिन इसका कोई एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है, हम नहीं लेते हैं रिएक्शन कोई भी। 5 मेंबर्ड रिंग नहीं होता है, THF है, सॉल्वेंट बनाया जाता है THF को। 5 मेंबर्ड रिंग में एंगल स्ट्रेन नहीं होती इतनी ज्यादा, और 6 में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। दे बिहेव लाइक एन ओपन चेन ईथर। ये बिल्कुल ओपन चेन ईथर की तरह बिहेव करते हैं। दे डोंट रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर आपने रिएक्शन करवा दी इनकी न्यूक्लियोफाइल के साथ तो आपसे गलती हो चुकी है। क्या हो चुकी है? गलती। आप क्या करते हैं? सीधा इपोक्साइड रिंग ओपनिंग पढ़ते हैं, ये भी नहीं सोचते कि उसके रिएक्शन करने के पीछे कारण क्या है, क्यों वो रिएक्शन कर रहा है, क्यों यहां पर हमने RO माइनस नहीं निकाला और हम वहां पर RO माइनस को लिविंग ग्रुप बनाएंगे। उसका काम एकदम अलग है। एक्सेप्शनल केस है, एंगल स्ट्रेन की वजह से ऐसा हो रहा है। छापिए, आगे बढ़ूंगा। तो जो आपके इपोक्साइड्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इसको कैसे बताओगे? तुम्हारे हिसाब से तो कभी नहीं बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। जो H3+ को इलेक्ट्रोफाइल नहीं मानते ना, वो कभी नहीं समझ सकते ऑर्गेनिक को, क्योंकि ये एकदम अलग है। एनसीईआरटी भी आपके लेवल से ऊपर चलता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में एनसीईआरटी लेवल से ऊपर चलता है। बहुत अच्छा लेवल है एनसीईआरटी का। जीओसी में तुम खेलते रहते हो। जीओसी में उसने कुछ लिखा ही नहीं, अपने मन से कुछ भी पढ़ाते रहो, पढ़ते रहो।
कितने पेज लिखे हैं जीओसी के अंदर? मात्र 5 पेज हैं। +1 की एनसीईआरटी जाकर चेक कर लेना। मात्र कितने पेज हैं? 5। 5 के तो 50 बना देते हो। और जहां उसने 400-500 पेज लिख रखे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, वहां तुम 20 से 25 में खत्म कर देते हो। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों, क्योंकि इसके बाद और भी खतरनाक टॉपिक आएगा, एलिमिनेशन। सुलटा दिया है क्या? तो 5 की रिंग, 6 की रिंग साइक्लिक नहीं खुलती है, लेकिन 3 की और 4 की ओपन हो जाती है। 3 के पीछे तो आपको भयंकर एंगल स्ट्रेन दिखाई दे रहा है, 150 डिग्री के आसपास का एंगल स्ट्रेन है भाई। मॉलिक्यूल पगलाया हुआ है, एकदम तड़प रही है रिंग एकदम, मतलब ओपन होने के लिए। हाँ, अब सबको समझ में आ गया है। अब मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। 2-4 ऐसे बातें बोलो सर आप, बस आनंद की अनुभूति करवाओ, घर जाओ। हम भी घर जाएंगे, इसीलिए तो हमने फीस दी है। आप पढ़ाते रहते हो, गुर्दे लाल होते रहते हैं हमारे। चलिए, हाँ, यही सुनने के लिए फीस दी है। सुलटा दिया है क्या? अब ये सारी चीजें हमें क्वेश्चंस के थ्रू करनी पड़ेंगी। ये तो बता दिया है, अल्फा या फिर अल्फा डैश जो रहेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहेगा। रिंग ओपन होगी विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कोई भी रिंग अपने आप नहीं टूटती है, क्योंकि आप जानते हैं टूटना मतलब बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी कहां से लेकर आएगा? तो कोई बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर टूटता है, बॉन्ड तोड़ा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके बॉन्ड को तोड़ देगा। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, आराम से समझेंगे भाई, तबीयत से। मान लीजिए हमारे सामने ये एक इपॉक्साइड दिया हुआ है, ये हमारे सामने इपॉक्साइड दिया हुआ है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है 18। क्या लिखा हुआ है? 18। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे अलग अलग न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है, यस, पहले इसको मान लीजिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। रिएक्शन करवाई गई है एक्वस NaOH के साथ। रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? एक्वस NaOH के साथ, यानी कि H2O.OH- है। H2O.OH- है। इसको ऐसे भी लिख सकता है, एक्वस का मतलब ही क्या होता है? वाटर। तो इस प्रकार से लिख देगा, कभी ऐसे लिख दे तो छोड़ के आ जाओगी, सर मैं तो ये रट के गया था, रटना तो है ही नहीं। चलिए, अब आप बताइए, यहां पर ये रहेगा Na+ और OH-, वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। बताइए, एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। क्या यहां पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दिया? नहीं। दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड। क्या पोलर पाई बॉन्ड दिखाई दिया? नहीं, सारे सिग्मा पाई ही नहीं है तर सर, और तो छोड़िए आप। तीसरा काम SN2 या E2। क्या ये आपका इपॉक्साइड जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है? यस, इट कैन रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल, और इसके इलेक्ट्रोफिलिक होने का कारण है एंगल स्ट्रेन। क्या है? एंगल स्ट्रेन। अब इलेक्ट्रोफाइल तो है, न्यूक्लियोफाइल इस रिंग को ओपन कर सकता है। कुछ लोगों के दिमाग में यह आता है कि सर ये अपने आप ही रिंग क्यों नहीं खुल जाती? अबे रिंग खुलने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, और कोई बॉन्ड अपने आप नहीं टूटता रूम टेम्परेचर पर। आगे बात समझ में कि सर इतनी परेशान है ये रिंग तो खुद नहीं खुल जाती, हमारा क्यों इंतजार कर रही है? अपने आप नहीं खुलती है कोई भी रिंग। न्यूक्लियोफाइल जब तक अटैक नहीं करेगा ऐसा नहीं होगा। अब आप बताइए OH-, अगली बार से अल्फा कैंसिल। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, तुम कहीं और निकल गए हो। जब तक मैं लौट के आऊंगा, तुम लौट के आओगे, मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म कर दिया गया? देखिए, अब आपके पास कौन है? न्यूक्लियोफाइल OH-। न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा किससे डरता है? हिंड्रेंस। अब आपको पता है, या तो अल्फा पर अटैक करेगा या अल्फा डैश पर। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये जो कार्बन है ये है मोर हिंडर्ड, यहां पर हिंड्रेंस क्या है? ज्यादा। और ये हमारे सामने कैसा है? लेस हिंडर्ड। तो न्यूक्लियोफाइल जहां पर हिंड्रेंस कम होती है वहां अटैक करते हैं। कुछ मूर्ख लोगों को हिंड्रेंस भी समझ में नहीं आती है। अबे इस कार्बन पर 2 क्या है? हाइड्रोजन, और इस पर 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। मिथाइल बल्कि ग्रुप होता है, और न्यूक्लियोफाइल को कहां अटैक करना पड़ता है? एंटी बॉन्डिंग पर। आगे बात समझ में? तो ये करेगा OH- इसके ऊपर अटैक, ये करेगा अटैक, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, खटैक। ये देखिए RO- ही बाहर निकला है, गौर से देखिएगा, RO- ही बाहर निकला है। क्या ये RO- है? गौर से देखकर बताना।
क्या ये RO माइनस है? यस, ये पूरा एल्काइल ग्रुप रहा, ये रहा। लेकिन सर आपने बोला था कभी भी SN2 में लिविंग ग्रुप नहीं बनता है और कभी भी SN1 में भी लिविंग ग्रुप नहीं बनता है। इसका कारण अलग है, एंगल स्ट्रेन हुआ है यहां पर। साथ में यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? OH। अगर आपने गलती से रिंग ओपनिंग गलत साइड से कर दी तो दोनों OH अलग अलग दिखाई देंगे आपको थोड़ी देर बाद। आप बताइए ये क्या था? 18 वाला ऑक्सीजन। एनायन बन चुका है, यस। बताइए एनायन का पहला काम क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। और क्या आपने वाटर भी ले रखा है? क्या वाटर के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है? जी हाँ। तो ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा। अगर इसने इसका एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। ये कौन से वाला OH रहेगा? 18 वाला। और ये वाला कौन सा OH रहेगा? नॉर्मल। अगर गलत साइड से आपने रिंग ओपनिंग कर दी, गलती से आपने यहां अटैक ना करवा के यहां करवा दिया होता तो दोनों OH अलग जगह दिखाई देते आपको। तो रिंग ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उस अल्फा कार्बन पर अटैक करवाना है जिस पर हिंड्रेंस कम होगा। क्लियर? अब सर क्या यही रिएक्शन कर सकते हैं? अबे न्यूक्लियोफाइल कोई भी आ सकता है, डरने की क्या जरूरत है। मान लीजिए आपने रिएक्शन करवा दिया है CH3 होल ट्वाइस CuLi। ये कौन होता है? गिलमांस रिएजेंट। फिर रिएक्शन कई बार वो ऐसे लिख देता है NH4 प्लस NH4Cl लिख देता है ऐसे। बताइए गिलमांस रिएजेंट से क्या चुरा लोगे आप? R माइनस। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, यस। क्या ये भी अल्फा पर अटैक पर करेगा? अल्फा पर करेगा सर, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। रिंग ओपनिंग करेगा। अगर रिंग ओपनिंग करेगा तो यहीं पर हमारे सामने कैसा आ जाएगा? O-18। यहां पर कौन आकर जुड़ जाएगा? CH3। ये CH3 था, इसने भी कहां अटैक किया है? इसने भी एग्जैक्टली वहीं अटैक किया है। अब आप बताइए एनायन बन चुका है, यस। देखिए 1 2 का मतलब होता है बेटा पहले ये दोनों रिएक्शन करेंगे, फिर बना हुआ प्रोडक्ट इसके साथ रिएक्शन करेगा। सीक्वेंस में चलता है। किस में चलता है? सीक्वेंस में। जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट्स हैं A B एंड C, तो पहले A और B लड़ाई करेंगे। जो जीतेगा वो किसके साथ लड़ाई करेगा? C के साथ। हमेशा ऐसे होता है। A और B से जो प्रोडक्ट बनेगा वो नंबर 2 के साथ जाकर रिएक्शन करेगा। सीक्वेंस में रिएक्शन होती है। तो ये हमारे सामने बन चुका है। अब बहुत सारे यहां भी पागल हो जाएंगे। अब NH4Cl क्या होता है? यहां पर पॉजिटिव, Cl पर कैसा होता है? नेगेटिव। बताइए एनायन का पहला काम क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। NH4 से H प्लस चुरा लेगा कि नहीं चुरा लेगा? यह अमोनियम आयन एसिडिक होता है, तो यहां से H प्लस चुरा लेगा। मतलब इसका काम केवल कितना सा है? प्रोटोनेशन का। केवल और केवल प्रोटोनेशन का है। मैं आपको बता रहा हूं कि अलग अलग तरीके से आपके सामने प्रोटोनेशन लेकर आएगा। मान लीजिए ये ना देकर आपके सामने रिएक्शन कुछ इस तरीके से करवा देता है। रिएक्शन करवाई गई है NaCN के साथ, फिर यहां पर हमारे सामने लेकर आ गया NH4Cl। बताइए क्या होगा? इसमें कौन है हमारे सामने न्यूक्लियोफाइल? Cn माइनस। और Cn माइनस में बताइए एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कहां से जाता है? SN2 से। और अटैक कहां से होगा? कार्बन के साइड से। कई दफा बता चुका हूं। अगर ऐसा हुआ तो रिएक्शन यहां भी कहां से जाएगी? SN2 से। क्या मैं सीधा प्रोडक्ट लिख सकता हूं? यहां पर आपको मिलेगा OH, कौन से वाला? 18 वाला। और यहां पर कौन मिलेगा? Cl। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल बदलते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपको रिंग ओपनिंग केवल वहां से करवानी है जहां पर हिंड्रेंस कम हो, क्योंकि SN2 रिएक्शंस आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हिंड्रेंस। SN2 रिएक्शंस आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हिंड्रेंस। छापिए, आगे बढ़ेंगे। epoxide ring opening हो सकती है with the help of nucleophile. Now you can see this is reacting with nucleophile. It means itself electrophile है ये। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐसा नहीं पहचान सकते। तुम क्या बोले कि सर स्टार्टिंग में पढ़ा दो GOC में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। कैसे पढ़ाए जा सकते हैं भाई? बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई है कि भाई पहले 2 4 इलेक्ट्रोफाइल बता दिए, NO2 प्लस बता दिया, अभी तक NO2 प्लस आया भी नहीं है, रटा हुआ है केवल। लेकिन जब रिएक्शन आएगी अपने आप समझ में आ जाएगा। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में बताता तो आपको समझ में आती नहीं आती। अब आपको आसानी से समझ में आ गई। हालांकि रिएक्शन आपने भी पहले पढ़ी हुई है ये, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल और बहुत गजब का इलेक्ट्रोफाइल। एक क्वेश्चन ये तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आपको वहां पर भी मिलेगा, उन क्वेश्चंस में भी। बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आ चुका आप लोगों के सामने, बढ़िया क्वेश्चन, दिल खुश करने वाला क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन का जवाब अभी तक आप लोगों ने नहीं दिया है। द्विधा क्या है? पहले 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 यस, पहले आपको प्रॉब्लम तो समझ में आए। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई ना, डाउट आ गया ना, ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगा। और जिसको डाउट नहीं आया, बैठा हुआ है ऐसे भूत बन के कि तू कुछ भी कर दे, अपने कोई दिक्कत नहीं है, इधर से तोड़ना इधर से तोड़ देंगे, उधर से तोड़ना उधर, तू नो रिएक्शन लिख दे, नो रिएक्शन। अपने को कोई ऐसे वो नहीं है सर कि अपने को रिएक्शन करवानी ही करवानी है। इसमें डाउट आना चाहिए पहले, इसीलिए मैं रुका हुआ हूं सर। एक्चुअली में मेरे पास दो डाउट हैं। ये है एनायन, एनायन का तीसरा काम SN2। अब SN2 दो जगह हो सकता है, या तो इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग को कर सकता है, मैं अभी पढ़ कर आया हूं सर, या फिर ये Cl को भी तो बाहर निकाल सकता है SN2 से। यही मैं अटका हुआ हूं कि मैं पहले कौन सा काम करवाऊं, यही तो है डाउट। और बेटा देखना, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग जो है ना वो पहले होगा, क्योंकि ये रिंग पागल हो चुकी है एंगल स्ट्रेन की वजह से। तो अगर आपको दो SN2 करवाने के मौके मिले, एक लिविंग ग्रुप को हटाने का यहां से मौका मिले और एक इपॉक्साइड रिंग को ओपन करने का मौका मिले, तो पहले रिंग ओपन होगी। पहले कौन सी ओपन होगी? रिंग। अब इस रिंग में भी सर डाउट है। ये हमारे सामने कैसा है? अल्फा, और ये कैसा है? अल्फा डैश। कहां पर अटैक करवाओगे? OMe का। पहले तो कुछ लोगों को OMe का मतलब समझ में नहीं आता है, Me का मतलब मिथाइल होता है, क्लियर? तो कहां पर अटैक करेगा? ये करेगा अटैक, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, खटैक। ये सारे बनाया करो तुम। कुछ लोग देखता हूं ये एरो ही नहीं बनाते हैं। किस चीज की शर्म आती है तुम्हें? जब मैं बोर्ड पर बना रहा हूं तो तुम्हें किस चीज की शर्मिंदगी महसूस होती है भाई? क्योंकि ये सब बनाओगे रिवीजन में, कतई डाउट नहीं आएगा तुम्हें। अगर ऐसा हुआ तो बताइए, यहां पर क्या लगा हुआ मिलेगा? Cl। यहां पर कौन आ जाएगा? O माइनस। कौन से वाला माइनस? 18 वाला। और यहां पर कौन मिलेगा? OMe। ये देखिए ध्यान से, जिसने मेरी बातों को गंभीरता से लिया है ना, उसको डाउट नहीं आने दूंगा, और जिसने हल्के में लिया है वो कभी ना कभी परेशान जरूर होगा। बताइए, वापिस से एनायन बनकर आया है कि नहीं बनकर आया है? यस। एनायन का पहला काम कहीं है क्या? डिप्रोटोनेशन का मामला। दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड है क्या? तीसरा काम SN2 या E2, ये करेगा इसके ऊपर अटैक, और ये निकलेगा बाहर खटैक। दोबारा से SN2 रिएक्शन हो जाएगी, दूसरी रिंग बन गई। हम क्या करें? बनेगी तो बनेगी, रिएक्शन तो होगी ही होगी। तो यहां पर आपके सामने रिंग ओपनिंग हो जाएगी, 18 इधर आ जाएगा। यहां पर कौन मिलेगा? OMe। कौन मिलेगा? OMe। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। एक साइड से रिंग ओपन की, राक्षस ने दूसरी साइड रिंग बना दी। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, और न्यूक्लियोफाइल अटैक किए बिना मानेगा नहीं। तो अगर आपने गलत साइड से रिंग ओपन की तो आपकी फाइल सुलट सकती है। रिंग कहां से खुलेगी? पहले यहां से। क्यों? हिंड्रेंस क्या है? कम। जैसे ही O माइनस आएगा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, इंट्रामोलिकुलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। याद नहीं आएगा तुम्हें? बस अटैक करना है, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देना है। एनआईएन ने फिर से अपना तीसरा काम कर दिया है, कौन सा? SN2। तो ये हमारे सामने थी भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी कि हमने एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल्स और ईथर्स में होने वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को खत्म कर दिया है। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है कौन सा? एलिमिनेशन। एल्काइल हैलाइड में भी एलिमिनेशन होता है। 3 रिएक्शन लिखी थी, रिएक्शन विद मेटल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन। रिएक्शन विद मेटल कंप्लीट हो चुकी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, एलिमिनेशन बाकी है। अल्कोहल्स में भी 2 रिएक्शन लिखी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन उसकी भी कंप्लीट हो चुकी है, एलिमिनेशन बची हुई है। यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप बेसिकली हमारे सामने बचे हुए हैं जिनके एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या हैं? बाकी। वन इज एल्काइल हैलाइड, सेकंड वन इज अल्कोहल। तो अगले पेज पर आप हेडिंग लगाएंगे एलिमिनेशन, और इसको बहुत गंभीरता से लेना है, बहुत ध्यान से सुनना है। अगर तुमने यहां पर ध्यान नहीं दिया तो अभी तक का पढ़ा हुआ SN1 और SN2 भी चौपट हो जाएगा कि कहां सब्स्टिट्यूशन होगा, कहां एलिमिनेशन होगा। यह बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सुलटा दिया है क्या? इधर वाले को साफ कर दूं? तो नेक्स्ट चैप्टर में अपनी एंट्री हो चुकी है, एंड दैट इज एलिमिनेशन। बार बार रिपीट होगा। अभी उसको खोल के उधर बनाना चाहता है क्या? ऐसा नहीं करता है। क्वेश्चन होता तो एक फॉर्मेट में देगा, एक्सेस में दे दे तो फायदा क्या होगा? फिर से वही बन जाएगा। वाटर इसीलिए तो नहीं लिया गया है वाटर। कुछ क्वेश्चन में कुछ खास बात है, इसीलिए तो OMES लिया गया है।
क्वेश्चन में क्या समझाना है कि पहले रिंग ओपनिंग करनी है, पहले यहां पर SN2 नहीं करवाना है, और फिर दोबारा से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो सकती है। ये टफ है, तुम आसान वाली बात कर रहे हो। क्वेश्चन के थ्रू कुछ चीज समझाने की कोशिश की गई है, वो तो नहीं समझ रहे, वो ले ले तो ये ले ले तो। अब आप बोलोगे ऐसे तो रिएक्शन H3O+ के साथ भी होती है, वो बाद में बात करेंगे हम, लेकिन हमें पहले जो क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए। वो ले लें ये ले लें नहीं होगा। एलिमिनेशन, ये देखिए एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के एलिमिनेशन हमारे सामने हो सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे भाई। अल्फा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है और गामा एलिमिनेशन होता है। कितने टाइप के एलिमिनेशन हो सकते हैं और हमें कौन से पढ़ने हैं। एलिमिनेशंस सबसे पहले हमारे सामने आता है 1-1 एलिमिनेशन। इसको लिखते रहो, अभी समझाना शुरू नहीं करूंगा, केवल बताऊंगा, इंफॉर्मेशन पार्ट है। 1-1 एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन बोल देते हैं, या इसी का ही नाम है क्या, अल्फा एलिमिनेशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में हल्का सा मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन की। ये चलेगा राइमर टिमेन रिएक्शन के अंदर, क्लोरोफॉर्म के केस में आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं पर बात की जाएगी अल्फा एलिमिनेशन। उसके अलावा हमें यहां पर कोई बातें नहीं करनी है। दूसरा आता है हमारे सामने 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन इसको हम बोल देते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है बीटा एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन बोल दीजिए या क्या बोल दीजिए, बीटा एलिमिनेशन। और ये हमारे सिलेबस में है, एल्काइल हैलाइड चैप्टर में हल्का सा इंट्रोडक्शन उसने दिया है, और फिर उसने लिख दिया यू विल स्टडी दिस इन हायर क्लासेज। लेकिन हायर क्लासेज में वो पढ़ेगा जिसका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। जिसको BSc MSc करनी है वो जाके पढ़ लेगा, लेकिन जिसको नीट क्रैक करना है उसको तो यही पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारे सामने आता है 1-3 एलिमिनेशन। 1-3 एलिमिनेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। हमारे सिलेबस में केवल और केवल कौन सा है, बीटा। केवल और केवल कौन सा है, बीटा एलिमिनेशन है। अब बीटा एलिमिनेशन भी आपने बेसिकली 3 टाइप के नाम सुनाई देंगे। बीटा एलिमिनेशन में E2 आएगा सबसे पहले, ये देखिए E2 इज बीटा एलिमिनेशन। E2 एक बीटा एलिमिनेशन का टाइप है। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो E1 आएगा, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। ये भी हमारे सामने किसका टाइप है, बीटा का। और फिर कभी कभी रेयरली आप मेरे मुंह से नाम सुनेंगे E1CB। क्या सुनोगे, E1CB का। E1CB भी एक बीटा एलिमिनेशन है। ये केवल और केवल 1-2 जगह पर नाम सुनाई देगा, पर्टिकुलरली एल्डोल कंडेंसेशन में आएगा। कहां पर आएगा, एल्डोल कंडेंसेशन में। वैसे हम 2 की बात करेंगे, E2 एंड E1। E1CB का भी हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, कैसे होता है क्या होता है कोई मतलब नहीं है, बस हमें नाम पता होना चाहिए। तो E1 हो, E2 हो, E1CB हो, दीज ऑल आर बीटा एलिमिनेशंस। ये सारे कौन से हैं, बीटा एलिमिनेशन। क्योंकि कई बार तो वो पूछता यही है कि विच रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, विच रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। तो हम सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स दूंगा आपको जो बीटा एलिमिनेशन के क्या रहेंगे, एग्जांपल रहेंगे। पहले यहां तक छापिए एक बार, हो गया क्या। तो अपने को डेप्थ के अंदर किसको पढ़ना है, बीटा एलिमिनेशन। अपन जितना भी पढ़ेंगे सारा का सारा ही क्या रहेगा, बीटा। तो ये सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है बीटा एलिमिनेशन। कैसे होता है, कब होता है, सारी बात करेंगे। पहले कुछ बेसिक जो उसकी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे, जो वर्डिक्स वो इस्तेमाल में लेता है। मान लीजिए यहां पर लगा हुआ है H, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें लगा हुआ है X। उसने रिएक्शन करवा दी है किसी भी बेस के साथ। अभी आपको ये नहीं सोचना है ये रिएक्शन कैसे हुई, अभी मैं कुछ रिएक्शंस के नाम बता रहा हूं आपको। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्फा, और उससे नेक्स्ट को क्या बोलते हैं, बीटा। मान लीजिए अल्फा से हट जाता है हेलोजन और बीटा से हट जाता है हाइड्रोजन, तो हमारे सामने कुछ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां से क्या हटा है, हेलोजन, कैसे हटा है बताऊंगा। यहां से कौन हटा है, हाइड्रोजन, कैसे हटा है बताऊंगा। लेकिन यहां पर HX हट गया है क्या, यस। तो देखिए इसको हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कई बार वो हमसे पूछता है कि विच रिएक्शन इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, पता ही नहीं चलता बच्चे को। E1 E2 बहुत खतरनाक लेवल पर पढ़ रहा होता है, बेसिक टर्म्स नहीं पता होता है। डी का मतलब डिलीट कर दे, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलो का मतलब हेलोजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों हटते हैं
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोहेलोजिनेशन, जो कि किसका एग्जांपल है? बीटा एलिमिनेशन का। नेक्स्ट मान लीजिए, ऐसा नहीं है जरूरी कि यही हो हमारे सामने, मान लीजिए यहां पर H है, यहां पर हमारे सामने OH है। अगर आपने कोई रिएक्शन करवाई, कैसे क्यों की बातें अभी नहीं हो रही हैं, कुछ को पता है, वो जानते हैं कि इवन रिएक्शन से एलिमिनेशन होगा यहां पर, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, यस। ये हमारे सामने कौन सा कार्बन है? अल्फा, और ये कौन सा कार्बन है? बीटा। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, साथ में कौन निकल गया है? वाटर। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। तो जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन आपके सामने होगी वो बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल होगी। एक और हमारे सामने आती है, ध्यान से सुनते रहना तबीयत से। पहले अगर अपन बात करना चाहे, मान लीजिए यहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर भी हमारे सामने हेलोजन जुड़ा हुआ है। ये कौन से हैं? ये है हमारे सामने विसिनल, क्या है? विसिनल डाइहैलाइड। ये दिए हुए हैं विसिनल डाइहैलाइड। नॉर्मली हेलोजन या तो क्लोरीन होता है या ब्रोमीन होता है। अब देखना रिएक्शन कैसे करवाई जाएगी। रिएक्शन करवाई जाती है NaI के साथ। किसके साथ करवाई जाती है? NaI। ध्यान से सुनोगे भाई, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो रिएक्शन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। NaI के साथ जो रिएक्शन है विसिनल डाइहैलाइड्स की, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका जुगाड़ बता रहा हूं, मैं साफ बोल रहा हूं, ये क्या है? जुगाड़, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप एक बार सोचो, NaIX के साथ रिएक्शन करता है, अगर X क्लोरीन और ब्रोमीन है तो ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था, फिंकलस्टीन रिएक्शन, हेलोजेंस विल बी रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। तो एक बार सोचिए, यहां पर कौन आ जाए? आयोडीन। ये जुगाड़ है। यहां पर कौन आ जाए? आयोडीन। तो आजू बाजू आयोडीन, विसिनल डाइआयोडाइड अनस्टेबल, हटा डबल बॉन्ड बना। तो क्या तुम्हें याद रह जाएगा कि यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी? यस। हालांकि इसकी रियलिटी कुछ अलग होती है। तो जब विसिनल डाइहैलाइड्स NaI के साथ रिएक्शन करते हैं, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। बताइए यहां पर केवल कौन हटे हैं आपके रिएक्टेंट से? केवल और केवल हेलोजेंस। कोई हाइड्रोजन हटा क्या? नहीं, केवल हेलोजन हटा है। ऐसा ही काम एक और करता है, जो कि मैं आपको पहले हिंट दे चुका हूं, जिंक डस्ट। कुछ याद आया? क्या बोला था? X हटा दे रेडिकल बना दे, X हटा दे रेडिकल बना दे, और आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। ये दोनों रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? डिहैलोजिनेशन। किसका एग्जाम्पल है? डिहैलोजिनेशन। ध्यान से सुनना, ये है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जिसमें हाइड्रोजन भी हटा है। ये है डिहैलोजिनेशन जिसमें केवल हेलोजन हटा है, जिसमें केवल हेलोजन हटा है। क्या ये क्लियर हुआ? कई बार हमसे यही पूछ लेता है, प्रोडक्ट दे देता है, हमसे पूछता है विच रिएक्शन इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, विच रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन, विच रिएक्शन इज डिहैलोजिनेशन। हमें पता ही नहीं होता है और हम पूरे मैकेनिज्म पर डालते हैं। तो जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, ऑर्गेनिक आपकी स्ट्रांग नहीं हो सकती है। तो ये वर्ड्स मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि चाहे आपके पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए या डिहैलोजिनेशन हो जाए, इट मींस ये सारे बीटा एलिमिनेशन होते हैं। कैसे होते हैं? बीटा। अब हमने इन्हीं को ही 1 by 1 डेप्थ में पढ़ना है। NaI का जुगाड़ मैंने आपको बताया, X हटा I लगा, X हटा I लगा, आजू बाजू आयोडीन हटा डबल बॉन्ड बना। क्योंकि एनसीईआरटी में ये रिएक्शन है नहीं, और अगर दिया तो इससे ज्यादा वो बात कर नहीं सकता। हालांकि रियलिटी इसकी एंटायरली डिफरेंट होती है, रियलिटी पर हमें जाना भी नहीं। एलिमिनेशन रिएक्शंस का बेसिकली उसने इस्तेमाल कहां किया है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, चैप्टर हाइड्रोकार्बन। सुलटा दिया है क्या? अभी तक केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड पार्ट है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं समझाया है। केवल मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब डिलीट कर दे, डिहेलोजिनेशन का मतलब है दोनों हेलोजन ही हटने चाहिए। मेटल जब भी आती है डिहेलोजिनेशन करता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं करता है। NaI भी जब भी आएगा डिहेलोजिनेशन करेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं करेगा। दोनों में फर्क है, दोनों में क्या है? फर्क है। मैं बोल रहा हूं 90% जनता सुलझ जाए, 4 ऑप्शन दे दे और पूछ दे विच रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, पता भी नहीं है, E2 पढ़ के फिरते रहते हैं, ये भी नहीं पता कि इसमें हुआ क्या है, कौन कौन हटे हैं, क्या नाम दिया जाएगा। हाँ, ये सबको याद होता है, डिहाइड्रेशन, इवन डिहाइड्रेशन, बस उसके अलावा कहीं नहीं देखते आप डी का मतलब। सुलटा दिया है। चलिए अब आएगा स्टार्टिंग से माहौल बनता हुआ। सबसे पहले
हम बीटा एलिमिनेशन में E2 एलिमिनेशन को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? E2 एलिमिनेशन में। E2 ही थोड़ा सा है, E1 तो बेहद आसान है। E1 तो क्या है? बेहद आसान। क्यों? क्योंकि E1 को आप इनडायरेक्टली बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। केटायन बनवा देगा और आपको क्या नहीं देगा? न्यूक्लियोफाइल, अपने आप एलिमिनेशन करवा देगा। तो E1 में तो कोई नई बात आपको दिखेगी ही नहीं, बिल्कुल S1 की तरह चलेंगे। केटायन बनवा देगा और आगे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा नहीं, तो मजबूरी में हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन। चलिए, तो अब हमारे सामने आने वाला है E2 मैकेनिज्म। प्लीज आपसे गुजारिश है कि ठीक ठीक लिखा करो। अभी कोई कैसे भी लिखता है, मैं चाहे पढ़ा पढ़ा के पागल हो जाऊं, कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी बहुत सारे लोग E2 ऐसे लिख रहे हैं, कुछ ऐसे लिख रहे हैं और कुछ ऐसे लिख रहे हैं। मतलब महान है वो लोग जिन्होंने स्टार्टिंग में आपके दिमाग में ऐसी बात डाल दी कि बेटा चाहे तू कहीं तक चले जाना, निकल नहीं पाएगी। ऐसी बातें दिमाग में, इसे तो बोलते हैं बचपन में सीखी हुई बात ज्यादा भूली नहीं जाती है, और आपके दिमाग में ऐसी फिट हो गई। अब कोई कितना भी पढ़ा ले, लिखोगे ऐसे ही, बाय डिफॉल्ट दिमाग में आ चुका है। क्योंकि जिसने पहली बार जैसे लिखा ना, वही दिमाग आपका कैप्चर कर चुका है, वही आएगा। अब उसको इरेज नहीं कर सकते आप बोलते हैं कि सर याद नहीं आता, मैं बोलता हूं तुम भूलते भी कहां हो। अगर भूल जाओ एक बार ऑर्गेनिक को तो आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन पुरानी बातें रह रह कर याद आती है। चलिए ध्यान से सुनना, अब E2 मैकेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे सामने 2 का मतलब है बाइमोलिक्यूलर। 2 का हमारे मतलब होता है बाइमोलिक्यूलर। E का मतलब क्या है? एलिमिनेशन। यानी कि ये एक बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रहने वाली है। मैं आपको बहुत बेसिक आइडिया देना चाहता हूं कि वही न्यूक्लियोफाइल बन जाता है कभी, और वही बन जाता है बेस। जब वो न्यूक्लियोफाइल बनता है तो लिविंग ग्रुप को अलग तरीके से हटाता है, और जब वो बेस बनता है तो लिविंग ग्रुप को अलग तरीके से हटाता है। मेरी बात को आप ध्यान से तबीयत से सुनेंगे भाई लोगों, बढ़िया तरीके से। मान लीजिए ये हमारे सामने कोई कंपाउंड दिया हुआ है, यहां पर कौन लगा हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी कोई ग्रुप नहीं मानना है। कभी आप आपका बोला था कार्बन होता है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी ये वैलेंसीज एकदम क्या है? फ्री है। ध्यान से सुनेंगे, आपको यहीं से स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आ जाएगी E2 रिएक्शन की। यहां पर मान लीजिए हैलोजन लगा हुआ है, यहां पर कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन। हैलोजन की जगह कोई दूसरा लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, हमारे लिए एक लिविंग ग्रुप है। हैलोजन इज ए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ता है बेटा, उसे बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और उससे नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। बहुत ही ध्यान से सुनना आपको तबीयत से। यहां पर बताइए क्या ये कौन सा बॉन्ड है कार्बन एलोजन का? सिग्मा। ये कार्बन एलोजन का कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। अगर ये सिग्मा है तो यहां पीछे कौन सा मिलेगा आपको? सिग्मा स्टार। क्या मिलेगा? सिग्मा स्टार। मान लीजिए आप रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? मैं OET माइनस ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? OET माइनस। ध्यान से सुनना, कभी जो आपके सामने ये OET माइनस है यानी कि थोक्साइड आयन है, ये कभी SN2 करेगा, कभी E2 करेगा। मैं अब आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि E2 होता कैसे है, बाद में बताऊंगा कि E2 होता कब है। जैसे मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया कि SN2 होता कैसे है, SN1 होता कैसे है, फिर SN1 होता कब है और SN2 होता कब है। तो अब केवल इतनी बात चल रही है कि E2 होता कैसे है। बाहर आके मत पूछना मुझसे कि सर SN2 कब होगा, E2 कब होगा, वो अलग टॉपिक आएगा, SN2 वर्सेस E2। आगे बात समझ में? मैं जानता हूं आपके डाउट कहां पर आकर रुकते हैं, लेकिन पहले मुझे वहां तक पहुंचने देना, क्योंकि अभी अपने टाइम नहीं है इतना, क्लास खत्म हो जाएगी, मामला बीच में रुकेगा। तो जितना समझा रहा हूं केवल आपको उस पर ध्यान देना है। अभी मेरा फोकस केवल इस बात पर है कि E2 होता कैसे है। अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर ये बिहेव कर रहा है तो बताइए रिएक्शन कैसे करेगा? अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये खुद सिग्मा स्टार में अटैक करेगा। ये क्या करेगा? इसके सिग्मा स्टार में अटैक, ये करेगा अटैक, और यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा खटैक। क्या इसी को ही आप SN2 बोलते हैं? यस, यही सर हमारे सामने SN2 रिएक्शन होता है। किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखिए यहां पर जो हाइड्रोजन था वो एज इट इज रहेगा। SN2 में भाई लोगों कहां से अटैक होता है? बैक साइड, और बैक साइड अटैक लीड्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस, SN2 के अंदर होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो यहां पर आपको कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? OET। यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? OET। बाहर यहां से कौन निकल जाएगा? X माइनस। बाहर कौन निकल जाएगा?
एक्स माइनस, यानी कि वन न्यूक्लियोफाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड अदर न्यूक्लियोफाइल। इट्स अ वेरी सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट्स अ वेरी सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस इज SN2 रिएक्शन। खुद न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला है बैक साइड से अटैक करके सिग्मा स्टार में। लेकिन कभी कभी यही OET माइनस, कभी कभी यही OET माइनस क्या बनेगा, बेस बनेगा। ये SN2 ना कर कर E2 करेगा। क्या करेगा, E2। ध्यान से सुनना, मान लीजिए हमारे सामने यही दिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी बेस E2 करता कैसे है। जब वो बेस की तरह काम करता है तो वो कभी भी खुद सिग्मा स्टार में अटैक नहीं करता है लिविंग ग्रुप के। ये लिविंग ग्रुप है आपके सामने, अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम सिग्मा स्टार में अटैक करेगा और वो बेस की तरह अटैक करेगा तो कभी खुद सिग्मा स्टार में अटैक नहीं करेगा, वो अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पर। किस पर अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन पर। लेकिन बीटा हाइड्रोजन और जो आपका लिविंग ग्रुप है वो प्रॉपरली ओरिएंटेड होने चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री आ रही है, कैसे होने चाहिए, प्रॉपरली ओरिएंटेड होने चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर होने चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो फिर E2 नहीं हो पाएगा। अब आप बताइए, दोनों के बीच में डाइहाइड्रल एंगल बता सकते हो, जो आपके सामने अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन है। अब आएगा,
अभी तो एक हुआ है, हो गया। नहीं धीरे बोलूंगा मैं, ठीक है। अब आवाज आई है, बड़ी मुश्किल से, आराम से सुनो रे, वरना दो तीन तो बदल चुके हैं। इस बार मेरे को नोटिस थमा देंगे कि सर आप रहने दो, एक काम करो, इतने पैसे वैसे ले जाते हैं, सारे स्पीकर खराब कर देते हैं हमारे। चलिए वापिस आते हैं। देखिए अब E2 पर ध्यान से सुनेंगे, बहुत खतरनाक बातें हमारे सामने चल रही है। बेस जो होता है ना, वो मामला एकदम अलग तरीके से रिएक्शन करता है। देखिए एलिमिनेशन होने के लिए जो आपके लिविंग ग्रुप का है ओरिएंटेशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस बच्चे ने इस बात को ध्यान से सुन लिया, उसके जन्मों जन्मों के जो डाउट हैं, खानदान के जो सारे डाउट हैं, वो दूर हो जाएंगे। क्लियर? देखिए बेस क्या करता है, जब वो एलिमिनेशन करने के लिए आएगा, क्या करने के लिए आएगा, एलिमिनेशन करने के लिए आएगा, तो वो हमेशा बीटा हाइड्रोजन पर अटैक मारता है। कहां पर अटैक मारता है? पर। इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोला जाता है, क्योंकि इसको इनिशिएट ही कहां से किया जाता है? बीटा हाइड्रोजन से। कहां से इनिशिएट किया जाता है? बीटा हाइड्रोजन से। देखिए बेस की जो टेक्निक है ना, वो एकदम अलग है लिविंग ग्रुप को हटाने की। या तो लिविंग ग्रुप हटता है सब्स्टिट्यूशन से, या फिर लिविंग ग्रुप हटता है एलिमिनेशन से। सब्स्टिट्यूशन जब करता है वो SN2, तो खुद एंटीबॉन्डिंग में अटैक करके बाहर निकालता है। लेकिन जब E2 करता है तो टेक्निक एकदम अलग होती है। ये यहां पर इसके ऊपर अटैक करेगा। आप बताइए, ये एनायन है, H को H प्लस बनाकर ले जाएगा या H माइनस बनाकर ले जाएगा? क्या बनाकर ले जाएगा? प्लस बना के ले जाएगा। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यही रह जाएंगे क्या? यस। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स H छोड़ के जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसने इसको H को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। जैसे ये हटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक मारेंगे। ये देखिए, यानी कि बीटा कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो CX के एंटी बॉन्डिंग में अटैक करते हैं। और जैसे ही इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगर बॉन्ड टूट गया तो बताओ, अल्फा और बीटा के बीच में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? डबल बॉन्ड। अल्फा और बीटा के बीच में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां पर आप लोगों को डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। यहां पर कौन बन जाएगा? OETH हमारे सामने आ जाएगा, यानी कि ETOH बन जाएगा। साथ में बाहर कौन निकलेगा? X माइनस। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका लिविंग ग्रुप है और जो हाइड्रोजन है, वो 180 के डाइहेड्रल एंगल पर होने चाहिए। किस पर होने चाहिए? 180 के डाइहेड्रल एंगल के ऊपर होने चाहिए। देखिए ट्रांस बोलना थोड़ा सा सही है, बाकी ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है तो घूमेगा। एंटी होने चाहिए एक दूसरे के। क्या होने चाहिए? एंटी। यानी कि अगर अपन बात करना चाहें CX बॉन्ड का सिग्मा स्टार, ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक बोल रहा हूं, CX बॉन्ड का सिग्मा स्टार और CH बॉन्ड का सिग्मा एक दूसरे के क्या होने चाहिए? पैरेलल। एक दूसरे के क्या होने चाहिए? पैरेलल। अगर ऐसा है तभी वो E2 रिएक्शन हो पाएगा, वरना E2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब आप गौर से देखिए, इसका सिग्मा स्टार और इसका सिग्मा क्या है? पैरेलल। कह सकते हैं CH बॉन्ड का तो सिग्मा और CX बॉन्ड का सिग्मा 180 पर होने चाहिए। यानी कि अगर ये X वेज पर होता तो H कहां से हटाना पड़ता? डैश से। 180 पर होते डाइहेड्रल एंगल पर। अगर ये डैश पर होता तो वो कहां से हटाना पड़ता? वेज पर। यानी कि हेलोजन और जो आपका हाइड्रोजन है, वो ऐसी ओरिएंटेशन के अंदर आने चाहिए कि उनके बीच में डाइहेड्रल एंगल कितने का हो? 180 का। ऐसे होने चाहिए। जब इनके बीच में डाइहेड्रल एंगल 180 का होगा, तो इसके सिग्मा स्टार के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल। और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो जैसे ही बेस H को हटाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी एंटी बॉन्डिंग में, और वहां से हैलोजन बाहर। ये बिल्कुल SN2 की तरह होने वाली रिएक्शन है। इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, एकदम सिंगल स्टेप है। साइमल्टेनियस पूरा प्रोसेस चलता है। इस यहां से बीटा H का हटना, यहां से इलेक्ट्रॉन्स के इसके एंटी बॉन्डिंग में आना, यहां से हैलोजन का हटना, पूरा काम एक साथ चलता रहता है। क्या SN2 का कोई इंटरमीडिएट होता है? नहीं। तो E2 का भी कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। SN2 का कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, E2 का भी कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं इसको दोबारा से एक बार तबीयत से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मान लीजिए ये हमारे सामने है, समझ में आया SN2 कैसे होता है, E2 में डिफरेंस समझ में आया? चलिए यहां पर मान लीजिए ये हाइड्रोजन लगा हुआ, तबीयत से समझ में आएगी भाई, खतरनाक बातें मैं आपको बताने वाला। देखिए लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन लेवल के ऊपर जाने से आपको परेशानी नहीं आएगी। जो डाउट आपको जिंदगी भर आते थे, वो डाउट अब आएंगे ही नहीं। अगर हल्के लेवल पर पढ़ेंगे तो आपकी फाइल बार बार सुलटती रहेगी।
ये हमारे सामने दिया, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, ये कौन सा कार्बन है, बीटा। ये थोड़ा सा मामला एकदम अलग है। मान लीजिए हमारे सामने क्या दिया हुआ है, OET माइनस। अब हमें एलिमिनेशन करवाना है। बताइए बेस एलिमिनेशन कैसे करता है। बेस आकर करेगा किसके ऊपर अटैक, बीटा हाइड्रोजन पर। और बीटा हाइड्रोजन के ही जो आपके ये इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा बॉन्ड के, बीटा कार्बन और हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही हैलोजन वाले के कहां पर अटैक करेंगे, सिग्मा स्टार में। ये करेगा इसमें अटैक और यहां से ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा खटैक। ये रिएक्शन देखिए, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये इस प्रकार से रिएक्शन होगी, ध्यान से सुनना। बता सकते हैं ये हमारे सामने क्या बनकर आएगी, ट्रांजिशन स्टेट। ये हमारे सामने एक्टिवेशन एनर्जी लेवल रहेगा। बहुत सारी जनता रट्टे मारते रहती है कि E2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है, समझ में नहीं आता। बहुत सारे ऐसे रटते हैं कि SN2 से उल्टा ऑर्डर याद कर ले, कुछ याद नहीं करना है। रिएक्टिविटी का सीधा लिंक किससे होता है, TS की स्टेबिलिटी से। TS जितनी ज्यादा स्टेबल, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम। एक्टिवेशन एनर्जी कम, रिएक्शन फास्ट। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, रिएक्शन स्लो। तो रिएक्टिविटी का डायरेक्ट मतलब रेट होता है, और रेट हमेशा कहां से डिसाइड होता है, RDS के एक्टिवेशन एनर्जी लेवल से। तो यहां पर अगर हमारे सामने प्रोडक्ट बना तो बताइए ट्रांजिशन स्टेट आपको कैसे दिखाई देगी। भाइयों एकदम सोच समझ कर जवाब देना है। देखिए यहां पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो एज इट इज रहेंगे वेज और डैश। यहां पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो एज इट इज रहेंगे वेज और डैश। क्या हैलोजन अपना बॉन्ड तोड़ रहा होगा ट्रांजिशन स्टेट में, यस। यहां पर कैसा चार्ज दिखाई देगा, पार्शियल नेगेटिव। कंप्लीटली बॉन्ड टूटेगा नहीं, बस टूट रहा होगा। क्या यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा होगा, यस। यहां पर कैसा चार्ज दिखाई देगा, पार्शियल, सॉरी पार्स, ये दिखाई देगा। यहां पर बॉन्ड कौन बना रहा होगा, OET। तो यहां पर आपको माइनस पार्शियल दिखाई देगा। ये देखिए इसने अपना बॉन्ड कंप्लीटली बनाया नहीं है, इसका बॉन्ड कंप्लीटली टूटा नहीं है। ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड भी टूट रहा है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। बताइए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा कि टूटेगा, TS में। यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। ये हमारे सामने क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। फिर ये यहां से हट जाएगा, वो वहां से हट जाएगा, दोनों के बीच में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड की। ध्यान से सुनते रहना भाई लोगों, खतरनाक बात मैं आपको बताने वाला हूं। अगर यहां पर हमारे सामने ये बनकर आ गया है, बन गया आपके सामने प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या बनी है, एल्कीन। प्रोडक्ट में क्या बनी है, एल्कीन। साथ में आपके सामने कौन बनेगा बताइए, ETOH। बाहर कौन निकल जाएगा, X माइनस। एग्री करते हैं, चलिए अब सुनो ध्यान से। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। क्या आपको ट्रांजिशन स्टेट के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाई दिया, कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे, डबल बॉन्ड तो कंप्लीट तो बना नहीं है, क्या पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाई दिया, बताइए। यहां पर पार्शियल हमारे सामने क्या दिखाई दिया है, डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब अब हम TS की स्टेबिलिटी किससे देखेंगे, इसके डबल बॉन्ड से। ये डबल बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, यानी कि यहां पर एल्किन लाइक कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये डबल बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, TS उतनी ज्यादा स्टेबल। TS जितनी ज्यादा स्टेबल, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम, रिएक्शन उतनी फास्ट। सर एक मिनट, वहां पर बॉन्ड कैसा है, पार्शियल, और यहां पर बॉन्ड कैसा है, कंप्लीट। तो आप वहां क्यों देख रहे हो, यहां भी देख सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वहां पर यही डबल बॉन्ड कैसा है, पार्शियल, और यहां पर यह डबल बॉन्ड कैसा है, कंप्लीट है। यहां पर इस डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, वहां पर TS की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। TS की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन उतनी फास्ट, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम। अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। मोर स्टेबल एल्कीन, क्या लिखा है, मोर स्टेबल एल्कीन। इसका मतलब क्या रहेगा, मोर स्टेबल TS, मोर स्टेबल TS। क्या ये बात आपको समझ में आई। यहां जो कंप्लीट बॉन्ड है वहां TS में कैसा है, जो आपकी एल्कीन है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैं, मोर स्टेबल TS। अगर मोर स्टेबल TS का मतलब आप क्या बोलोगे, लेस एक्टिवेशन एनर्जी। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, लेस एक्टिवेशन एनर्जी। और लेस एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब फास्ट, रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट। अब देखना एक झटके में मैं आपको एक रूल समझा दूंगा जिसे बोलते हैं सर्चफ रूल। क्या बोलते हैं, सर्चफ। एक ही झटके में। कहां से सोचा उसने बोला कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है E2 का, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। एक बार सोचिए, ये तीनों ग्रुप यहां पर मिथाइल मिथाइल लगाइए, कितने मिथाइल, 2, कितने मिथाइल, 2, कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, 12। 12 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये एल्कीन क्या होगी, स्टेबल। अगर एल्कीन स्टेबल तो TS भी स्टेबल। अगर स्टेबल TS तो एक्टिवेशन एनर्जी कम, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन। ये देखिए अगर अल्फा और बीटा
आपके एल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे ना, अल्फा और बीटा पर एल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी, रिएक्शन फास्ट निकलेगी। क्या निकलेगी? फास्ट। अगर आपने अल्फा एच कम कर दिए तो टीएस की स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, टीएस की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? कम। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? इसीलिए आप बार बार बोलते रहते हैं कि मोर स्टेबल एल्किन मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? मोर स्टेबल एल्किन। क्यों? क्योंकि पूरा खेला किसका है? ट्रांजिशन स्टेट का। तो अगली क्लास में मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के अंदर। अभी तो आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है।